हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? बढ़िया? तबीयत सही है? सारे क्वेश्चन हो रहे हैं बढ़िया से? अभी तक जो पढ़ा है सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो आई एम अमरजीत कुमार, मेंटर ऑफ मैथ्स, और मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ 11th-12th जेई मेंस एंड एडवांस के लिए मैथ्स ही। और इस साल 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो ये काफ़ी खुशी की बात है ना? तो कोई भी जब सिलेक्ट होता है तो अच्छा लगता है। स्टूडेंट से ज़्यादा खुशी टीचर को होती है, और गार्जियन को, फैमिली मेम्बर्स को। तो कॉन्ग्रेट्स टू दोज फैमिली मेम्बर्स एंड स्टूडेंट्स। तो अभी इस खुशी के माहौल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक भी पढ़ लेंगे। तो कोशिश करूँगा मैं कि टाइम से हो जाए, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअली समझने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको, बट आई विल ट्राई टू मैनेज टाइम, ताकि दूसरे क्लास को कोई दिक्कत ना हो। तो अभी तक हम लोगों ने 0 बाई 0 फॉर्म पढ़ लिया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पढ़ लिया, 0 इंटू इन्फिनिटी पढ़ लिया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पढ़ लिया। ये 4 फॉर्म हो गए। अब लिमिट्स का अलजेब्रा पढ़ना है। मतलब 2 फंक्शन दिए हुए हो, उनका लिमिट हम लोग सेपरेटली निकाल लें, और उसको एडिशन सब्सट्रैक्शन जो कुछ भी करते हैं तो वो हम लोग आसानी से समझ पाएँ, कर पाएँ। और इसके अलावा एक सैंडविच थ्योरम है, स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं इसको, लेकिन इंडिया में सैंडविच ही अच्छा है बोलने में। यहाँ पे खाने के शौकीन है ना हम लोग, तो बस स्क्वीज को सैंडविच बना दिया, तो वो भी है। तो आज ये 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लेट लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इक्वल टू l एंड लेट लिमिट x टेंडिंग टू a gx इक्वल टू m। अब 2 फंक्शन दिया हुआ है, उसका अलग अलग लिमिट हम लोगों ने निकाल लिया, l और m। तो अब इन दोनों फंक्शंस के मतलब इन दोनों फंक्शंस को अगर हम लोग ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, उसके बाद लिमिट निकालें, तब वो लिमिट उसके बराबर होगा। मान लो स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने, मतलब इंडिविजुअली जो लिमिट्स है ना, उन्हीं के सम या एडिशन के बराबर होगा। लिमिट को कुछ नहीं दिखने वाला, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन दिखेगा। लिमिट इंडिविजुअली f(x) में घुस जाएगा, इंडिविजुअली gx में घुस जाएगा। बीच में प्लस साइन है तो प्लस कर देना है, बीच में माइनस साइन है तो माइनस कर देना है। तो ये l प्लस माइनस m हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) क्या है? l है, तो यहाँ पे l पुट किया, यहाँ पे m पुट किया, l प्लस माइनस m हो गया। अब f इंटू जी, मतलब f(x) इंटू gx जो है ना, इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया है, f इंटू जी ऑफ x। ऐसे भी ये लिखने का बस एक तरीका है, ठीक, देख करके डरना नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर ये f(x) प्लस gx को ही मैंने इस तरीके से लिखा है, f प्लस माइनस जी इंटू एक्स। तो बस लिखने का तरीका है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। देखो, तो इसमें क्या होगा, लिमिट को इंडिविजुअली पुट कर दो, f(x) में भी और gx में भी। तो लिमिट f(x) इंटू लिमिट gx, दोनों लिमिट को पुट करना है, l इंटू m, बस इतना है। जब डिवीजन करेंगे तो डिवीजन में भी इसी तरीके से l बाई m हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि m 0 ना हो, क्योंकि अगर m 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी,
फिर दिक्कत, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जिस फंक्शन से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, उसका लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जीरो ना हो, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहां तक सब क्लियर है? तो अब आगे बढ़ जाओ। अब फोर्थ पॉइंट देखो। फोर्थ में क्या है, किसी फंक्शन में हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, सीधा बाहर आ जाएगा। तो सीधा सीधा कांस्टेंट को फंक्शन में मल्टीप्लाई करोगे, लिमिट को कांस्टेंट थोड़ी दिखना है, उसे तो फंक्शन दिखना है, बस घुस गया फंक्शन के पास। तो लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स के, तो बस सीधा सीधा k इंटू एल हो जाएगा इसकी वैल्यू। सही है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इंटू एल। और अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो गया तो लिमिट दोनों को लगा दो, लिमिट दोनों में घुस जाएगा। लिमिट को क्या दिखेगा, फंक्शन एफ एक्स, लिमिट को क्या दिखेगा, फंक्शन जी एक्स। तो दोनों जगह लिमिट इंडिविजुअली लगा करके और वैसे ही अलग अलग निकाल करके पावर में रख देना है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स, ये किसके बराबर है, एल के बराबर। जी एक्स का लिमिट कितना होगा, एम के बराबर निकाल लिया इंडिविजुअली। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसकी वैल्यू, एल की पावर एम। फिर लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स है तो मॉडलस से क्या फर्क पड़ता है, जहां भी एफ एक्स रहेगा लिमिट वहां पे घुस जाएगा। मॉडलस लिमिट अंदर घुस गया, तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए, ये तो एल ही है, तो बस मॉड एफ एक्स पर रहे तो उसको बाहर भी लिख सकते हैं। लिमिट निकाल लिया एफ एक्स का और मॉडलस लगा दिया, सीधा मॉडल। अब आगे चले, 1 मिनट, समझ गए ना। अब देखो सेवेंथ में क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है। अब तो हटा दिया है एनसीईआरटी से, बट फिर भी जेईई मेंस वाले मानने वाले थोड़ी हैं, वो कुछ ना कुछ डाल ही देते, तो इसलिए हम लोग इसको ध्यान से समझ लेंगे। एफ ऑफ जी एक्स, जब एफ ऑफ जी एक्स रहेगा तो लिमिट को घुसा दो अंदर, लिमिट को घुसाओ, कहाँ जाएगा ये, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे। तो लिमिट अंदर घुसेगा, अंदर वाला फंक्शन क्या है, जी है, तो एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स, ये अंदर जो था लिमिट वो, मतलब ये जो बाहर था लिमिट वो अंदर चला गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जी एक्स, और ये किसके बराबर है, एम के बराबर, तो इसको हम लोग एफ ऑफ एम भी लिख सकते हैं। कब, इसमें भी एक कंडीशन है, ये तब लिख सकते हैं जब एफ जो है वो जी एक्स इक्वल टू एम पर कांस्टेंट हो। मतलब ये ध्यान रखना होगा कि लिमिट एफ एक्स जो है वो जी एक्स टेंडिंग टू एम पर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, मतलब एफ ऑफ एम। ये कंटिन्यूटी चैप्टर में आएगा, बस अभी इतना समझ लो कि लिमिट्स में तो ये रहेगा कंडीशन। अभी हमारे लिए ये कंडीशन अपने आप प्रोवाइडेड नहीं बल्कि सेटिस्फाइड रहेगा पहले से, क्योंकि अभी तो कंटिन्यूटी आती नहीं है। तो अभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये अपने आप कंडीशन फुलफिल्ड रहेगा। तो इसके बारे में अभी नहीं सोचना है, इसके बारे में सोचना है बट बाद में, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा ना, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी,
तीनों तो एक ही है, मतलब तीनों एक साथ ही पढ़ते हैं, कोई अलग अलग चैप्टर नहीं है, क्योंकि लिमिट्स का यूज होता है कंटिन्यूटी में, समझ रहे? और फिर थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी में भी यही सारे कंसेप्ट्स लगते हैं। तो 7th पॉइंट समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। इसी में दो चीजें इन पार्टिकुलर, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, अब ये जो मैंने एफ एक्स है ना उसको लॉग ले लिया है, लॉगरिदमिक फंक्शन, तो एफ एक्स को कोई फंक्शन ले लिया या जी एक्स को कोई फंक्शन ले लिया, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो लॉग ऑफ एफ एक्स, इसमें क्या लिखोगे, लॉग ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग एफ एक्स इक्वल टू क्या था, एल, लॉग एल। अगर यहाँ पे जी एक्स रहता तो लॉग एम, लॉग एम, क्योंकि यहाँ पे जी एक्स रहता तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने एम में एज्यूम की है, तो ये लॉग एम बन जाता। अगर ई टू द पावर एफ एक्स है तो हम लोगों ने क्या देखा था कि लिमिट को कुछ नहीं दिखता, सीधा जहां पर भी फंक्शन रहेगा वहां पे चिपक जाएगा जाके, तो ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है, एल, तो ई टू द पावर एल हो जाएगा, जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में एज्यूम कर रखा है, वही याद रखना है, चलते चला जाएगा। एफ एक्स वाले में एल है और जी एक्स वाले में एम है। डन, बढ़ जाऊं, चलो अब ये है, देखो 8th पॉइंट, 8th में क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। अगर ऐसा गिवन हो तो 1 बाई एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये गिवन है तो 1 बाई एफ एक्स, 1 बाई एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई प्लस माइनस इन्फिनिटी। और अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल देखा जाए तो क्या होता है, या तो प्लस जीरो या तो माइनस जीरो। अब प्लस जीरो लिखो या फिर माइनस जीरो लिखो, जीरो ही बोल रहे हो ना चाहे पीछे से जीरो है या आगे से जीरो है। अगर लेफ्ट साइड से भी जीरो है को अप्रोच करेंगे तब भी जीरो है, राइट साइड से भी अप्रोच करें तब भी जीरो है तो जीरो ही, तो इसको क्या लिखेंगे, जीरो। नाइन्थ ये हो गया। नाइन्थ पॉइंट, अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, इसमें हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट निकालें तब भी इनइक्वलिटी के साथ ये होल्ड करता है, बस इतना ही। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। किसी दूसरे पॉइंट पे मान लेते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी एक्स। बस इतना ध्यान रखना कि जिस पॉइंट पर एफ एक्स का लिमिट ले रहे हैं उसी पॉइंट पर जी एक्स का भी लेना है। अगर चेंज कर दिया तो गड़बड़ घोटाला, चेंज कर दिया पॉइंट तब दोनों का इनइक्वलिटी होल्ड करेगा ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ अगर सेम पॉइंट पर निकाल रहे हैं दोनों फंक्शन का और इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा है सिंपली एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स, तो लिमिट में भी इनइक्वलिटी होल्ड करेगा। क्लियर है? लिख लो, ये ध्यान रखना है दोनों में एक्सटेंडिंग टू जो भी पॉइंट ले रहे हो ए सी जो भी ले रहे हो सेम होना चाहिए, और अगर सेम नहीं हुआ तो फिर कुछ कह नहीं सकते, वो लेस देन होगा, इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। बढ़ जाऊं,
वैसे तो ये अलग अलग पॉइंट्स में लिख पाना था, बट मैंने सबको एक साथ मर्ज करके सुपर टेबल बना दिया, एक जगह पे सारे इंफॉर्मेशन आ गए। देखो, अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं, उनका लिमिट कुछ एग्जिस्ट करे या ना करे, तो फिर जो हम लोगों ने ऑपरेशन सीखा है, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मैथ में इतना ही ऑपरेशन होता है जनरली। तो ये चारों चीज़ें जो है ना, वो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगी, फंक्शन मतलब फंक्शन का जो ऑपरेशन है वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, वो हम लोग कंक्लूड करेंगे। उसी को मैंने सारे के सारे कंक्लूजन को एक साथ इकट्ठे रख दिया है। अगर f(x) और g(x) दोनों एग्जिस्ट करते हो तो प्लस माइनस वाले में कोई दिक्कत नहीं, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने क्या देखा, अगर दोनों के दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करते हो तो f प्लस माइनस g हो या फिर f इंटू जी या फिर f बाई जी, ये सारे के सारे क्या होंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे, ये सारे के सारे एग्जिस्ट कर जाएंगे। बस ध्यान रखना कि ये जो जिससे डिवाइड किए हो ना, ये जीरो ना टेंड कर जाए, समझ गए, जिससे डिवाइड कर रहे हो ये जीरो ना टेंड कर जाए वहाँ पे जहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं लिमिट, ये जीरो ना हो जाए, बस ये ध्यान में रखना होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट ना करे तो प्लस माइनस वाले में तो डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा। इसका मतलब क्या है, डीएनई का मतलब क्या है, डीएनई का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर दोनों के दोनों फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो एडिशन सब्सट्रैक्शन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ नहीं कर सकते, लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है कुछ केस में और कुछ केस में नहीं भी कर सकता है, समझ गए। अब इन सब को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या था, दोनों एग्जिस्ट कर रहा हो, तो दोनों के दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हो, उसका एग्जांपल मैंने इस तरीके से लिखा है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, पैराबोला, पॉलिनोमियल ही है ना, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफ से पता चल रहा है ये दोनों के दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगे हर जगह, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएंगे। देखो f(x) प्लस g(x) क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x होगा। कौन से पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल टू 0, 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत छोटे नंबर का स्क्वायर, बहुत छोटा नंबर टेंडिंग टू 0, उसमें भी प्लस 1 मिनट, यहाँ पे 0.00001, 3 इंटू 0.001, इस तरीके से। अगर इस तरीके से लिखा जाए तो कितना आएगा सम अप होकर के 0.0003 और 001 इस टाइप का कुछ, तो ये लगभग जीरो ही है ना, टेंडिंग टू 0, 0 माइनस पर भी 0 और 0 प्लस पर निकालो, 0 प्लस पे 0.00001 प्लस 3 इंटू, अच्छा एक गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है, माइनस साइन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन आएगा तब भी, यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ रख लेंगे 299 इस टाइप का, तब भी तो ये लगभग 0 ही टेंड कर रहा है, नेगेटिव साइड से 0 अप्रोच कर रहा है ना। यहाँ पर जो मैंने ऊपर लिखा था ना,
वो यहाँ पर लिखा जाएगा 0.0003 इस तरीके से 001। तो ये भी तो लगभग जीरो ही है ना। ये निगेटिव से जीरो अप्रोच कर रहा है, ये पॉजिटिव से कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई ना, LHL इक्वल टू RHL, और जीरो पर तो जीरो है ही फंक्शन है। माइनस कर दो तब भी इसी टाइप का आएगा, माइनस करोगे तब भी ऐसे ही आएगा। यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस से जीरो आएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव साइड से जीरो अप्रोच करेगा, जीरो से हल्का सा कम, जीरो से हल्का से ज़्यादा, तो जीरो ही आएगा निगेटिव करने पर, माइनस करने पर भी। अब f इंटू जी, एफ इंटू जी किया जाए तो एक्स स्क्वायर इंटू 3x क्या हो जाएगा 3x क्यूब, है ना। 3x क्यूब भी है तो जीरो माइनस करेंगे तो क्या होगा, हल्का सा कम है जीरो से, माइनस इतना का होल क्यूब इंटू 3 क्या होगा, ये निगेटिव साइन के साथ बहुत छोटा नंबर बनेगा, 3 इंटू माइनस 0.00000000 ऐसे ही कुछ 10-12 डिजिट तक जाएगा और 1 लिखना है लास्ट में। तो ये किसके बराबर है, लगभग जीरो हो गया, टेंडिंग टू जीरो है, ये भी बहुत छोटा क्वांटिटी है। जीरो प्लस पर देखो, जीरो प्लस पर भी ऐसे ही बहुत छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, 3 इंटू 0.000000 और 1, तो ये लगभग किसके बराबर, ये भी जीरो के बराबर। बस यहाँ पर हल्का सा जीरो से कम रहेगा और यहाँ पर हल्का सा जीरो से ज़्यादा रहेगा, लेकिन है तो दोनों जीरो के बराबर। जीरो और जीरो, वो बस मैंने बताया था लिखने के लिए, बाकी लिखना तो मतलब समझने के लिए, लिखना तो यही जीरो के बराबर ही। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई ना, एफ इंटू जी तो हो गया, अब एफ बाई जी, एफ एक्स बाई जी एक्स, यह क्या हो जाएगा एक्स बाई 3 हो गया। यहाँ भी 0/3, जीरो माइनस अपॉन 3 तो वो भी लगभग जीरो निगेटिव साइड से, और 0.001 इस टाइप का अपॉन 3 तो ये पॉजिटिव साइड से जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों क्या आ रहे हैं, जीरो। तो अगर दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये GX है, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं, मिस टाइपिंग हो गया था तो पहले भी तो fx और gx देख रखा है ना अलग अलग, तो दो फंक्शन है तो दोनों का सेम कैसे हो सकता है, एक fx है दूसरा gx ले लिया या hx ले लिया, तो सेम तो नहीं होगा। बाय द वे थैंक यू सुधरवा देने के लिए। देखो f बाई जी क्या हो जाएगा x बाई 3, और ये भी कंटिन्यूस ही आएगा, 0.001 निगेटिव साइन के साथ रखेंगे तो ये निगेटिव साइड से अप्रोच होगा जीरो को, पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे तो पॉजिटिव साइड से अप्रोच होगा जीरो को। तो आगे ना सारे के सारे कंक्लूजन सही है सब, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लिख लिया, बढ़ जाऊं, अब आते हैं एक एग्जिस्ट करेगा और एक एग्जिस्ट नहीं करेगा लिमिट। तब f ऑफ x इक्वल टू एक्स, यहाँ पर तो सब में लिमिट एग्जिस्ट करने वाला है, बट gx का जो है ये x इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करने वाला, ये क्या है डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो देखो अब
एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये तो एग्जिस्ट करेगा जीरो पर, क्या होगा, जीरो के बराबर। अब मैं पहले वाले कंडीशन के अनुसार f प्लस माइनस जी लिखता हूँ। f प्लस माइनस जी लिखूंगा तो x प्लस माइनस 1/x, सही है। जीरो पर देखो, जीरो पर क्या होगा, ये जीरो है, ये इन्फिनिटी है ना, 1/0 इन्फिनिटी। अब चाहे नेगेटिव साइड से इन्फिनिटी हो या पॉजिटिव साइड से इन्फिनिटी हो, जीरो में अगर इन्फिनिटी जोड़ोगे या घटाओगे क्या होगा, इन्फिनिटी को जाएगा ना, चाहे वो नेगेटिव इन्फिनिटी हो या फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो। तो ये प्लस माइनस इन्फिनिटी रिजल्ट देगा। और लिमिट का क्या कंसेप्ट था कि जब RHL और LHL दोनों फाइनाइट हो और बराबर हो तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहाँ तो प्लस माइनस इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। और यही चीज हम लोगों ने लिखा हुआ भी था कि अगर कोई भी एक मतलब एक लिमिट एग्जिस्ट करे और दूसरा ना करे तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या होता था, एग्जिस्ट नहीं करता था लिमिट। और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो इसमें कोई ज़्यादा पता नहीं है, हो सकता है कर जाए या हो सकता है ना कर पाए। तो अब इसमें देख लेते हैं, x इंटू 1/x, सही है, x इंटू 1/x क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। अब तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया ना सारे पॉइंट पे, जीरो पर भी बन रही है, ठीक है ना। f इंटू जी क्या आ गया, 1, और 1 के लिए देख लो y इक्वल टू 1, ये तो x एक्सिस ही है, ये रहा y इक्वल टू 1 लाइन। तो जीरो पर लेफ्ट साइड से भी 1, राइट साइड से भी 1, तो लिमिट क्या हो गया 1, और f ऑफ 0 भी 1 आ गया। तो पूरा का पूरा कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और f ऑफ g में x डिवाइड बाई 1/x क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक पैराबोला में भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर ही दिक्कत थी ना। तो पैराबोला आ गया, x इक्वल टू 0 देखो, -0 मतलब -0.001 होल स्क्वायर करना, -0.001 मतलब +0.001, इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो माइनस इसका होल स्क्वायर करना, यह आएगा लगभग 0 के बराबर। और पॉजिटिव के साथ देखा जाए तो इसमें पूछने की बात है नहीं, ये भी तो यही हो जाएगा ना, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो कुछ कह नहीं सकते, लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता नहीं भी कर सकता। अब सेकंड वाला एग्जांपल देखो, सेकंड वाले एग्जांपल में डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, करके देखते हैं। तो सेकंड वाले एग्जांपल में क्या चेंजिंग है, gx को मैंने 1/x² ले लिया है, तो ये 1/x², ये 1/x², मेरे लिए ये फैसिलिटी है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, आप लोग लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा 1/x आ गया, तब तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। यहाँ से देख लो 0 पर, कहाँ पर 0 पर, एट x इक्वल टू 0। यहाँ देखो 1/x², तो ये 1 पर ये x⁻³ x³ हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा। तो देख लेते होल क्यूब, निगेटिव साइन के साथ बहुत छोटा सा नंबर 0 निगेटिव साइड से, और यहाँ पर भी 3 कर देता हूँ, तो ये भी इस तरीके से जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा पॉजिटिव साइड से। तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, एग्जिस्ट्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है। बट f इंटू जी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 0 के, मतलब x इक्वल टू 0 पर। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर एक लिमिट एग्जिस्ट करता है और दूसरे फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर, तो वहाँ पर हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एग्जिस्ट कर जाए या हो सकता है ना भी करे। तो हम लोगों को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा।
आगे बढ़ूं? तीसरे वाले में क्या था, दोनों में से कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों फंक्शन में से किसी का भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब उसका एग्जाम्पल, वैसे एग्जाम्पल तो और भी बहुत सारे हैं, 1/x -1/x ऐसे भी लिखा जा सकता है। 1/x का भी तो 0 पर नहीं करेगा लिमिट एग्जिस्ट, और -1/x का भी नहीं करेगा। जोड़ दो, क्या होगा? 0 होगा ना। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट फंक्शन, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया ना। तो हम लोग f(x = 1/x, g(x = -1/x) इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, या फिर सारे के सारे बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह में ये दिया हुआ रहता है, फ्रैक्शनल पार्ट और जीआईएफ, इन दोनों को यूज करके बता देता हूँ। वैसे सोचने को तो बहुत सारे फंक्शन सोच सकते हो आप लोग, बहुत सारे, कोई लिमिट ही नहीं, बहुत सारे फंक्शन सोचे जा सकते हैं। बट अभी एक दो का एग्जांपल लेकर के कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। वो सब तो रिसर्च वाली चीज़ें हैं, वो तो आराम से घर पे कर लेना, सोच लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर f+g निकालता हूँ, क्या होगा? इतना तो पता है ना कि fx और gx दोनों कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यू, मतलब क्या बोलता हूँ, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इंटीजर पे। डिसकंटिन्यूटी भी वहीं पर आएगी, बट वो कंटिन्यूटी में बताऊंगा। तो इसमें x बिलोंगिंग टू इंटीजर पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आने वाला है। इसमें भी वही चीज़ है, जब भी x इंटीजर होगा, i या फिर z दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, और इस पर लिमिट क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट इंटीजर पे, दोनों में। तो f+g अगर दोनों को सम किया जाए तो x के बराबर आ जाता है, और y = x, ये तो पूरा का पूरा सीधा स्ट्रेट लाइन है। और अगर सीधा स्ट्रेट लाइन है तो इसमें तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, इंटीजर पर भी, बिल्कुल। ये देखो 0 है तो इधर से भी 0, इधर से भी 0 पहुंच रहा है। 1 पर देख लेते हैं, 1 पर इधर से भी और इधर से भी 1 पहुंच रहा है, तो सारे इंटीजर पॉइंट पर भी ये कंटिन्यूअस हो गया। f-g, तो f-g के लिए ऐसे ले लो, f को ले लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और g को ले लो माइनस ऑफ ये, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? ये भी तो वही हो जाएगा, x के बराबर ही। तो यहां तक समझ में आ गया, लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। f इंटू जी, f इंटू जी इसके लिए नया एग्जांपल लेना होगा, वो पीस वाइज फंक्शन जो होते हैं ना, उनको लेना पड़ेगा। तो f(x) इक्वल टू, देखो x अगर पॉजिटिव हो तो मान लो कि ये 1 के बराबर है, और x अगर निगेटिव है तो ये 2 के बराबर है। gx ये 2 हो गया, 1 हो गया, x ग्रेटर देन 0, 1 मिनट, और x लेस देन 0। अब f इंटू जी निकालते हैं। x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 2 हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और लेस देन इक्वल टू 0 के लिए 2 इंटू 1, यानी कि ये भी 2। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस। बट f और g तो डिसकंटिन्यूअस थे, 0 पर 1 है,
मतलब 0 पॉजिटिव पर 1 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 2 है ना। RHL 1, LHL 2, यहाँ पर भी अलग अलग है, RHL 2 है और तो LHL 1। तो ये दोनों तो 0 पर क्या थे, मतलब क्या बोल रहा हूँ, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर RHL भी 2 है और LHL भी 2 है 0 पर, तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया। और इसमें लिमिट एग्जिस्ट ना करे वैसा एग्जांपल भी बन सकता है, इसको फ्लिप कर दो। क्या कर दो, फ्लिप। 2 और 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो 4 और 1 अलग अलग हो गए ना, खत्म, खेल ही खत्म। अगर fx को मैं 1 और 2 के बजाय 2 और 1 ले लूँ, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, अब इन दोनों के कम्बिनेशन से जो f इंटू जी निकलने वाला है, देख लो क्या निकलने वाला है। तो x ग्रेटर देन 0, 2 इंटू 2 4 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, दोनों के दोनों अलग। जब RHL नॉट इक्वल टू LHL तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो पीस वाइज फंक्शन में हम लोग किसी भी तरीके से कैसा भी एग्जांपल बना करके दे सकते हैं प्रूफ करने के लिए। पीस वाइज फंक्शन हमेशा जान बचा लेगा, ठीक है। जब भी मुसीबत में फंस जाओ, ये है ना जान बचाने के लिए, समझ गए। चलो लिख लो इसको, डिवाइड करना है, डिवाइड भी कर लेंगे। 1/2, 2/1 अलग अलग हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। x ग्रेटर देन 0 के लिए 1/2 आया, लेस देन 0 के लिए f/g 2/1 आया। 1/2 और 2/1 बराबर होते हैं? नहीं होते ना, बिल्कुल नहीं होते। हाफ इज नॉट इक्वल टू 2। वहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बढ़ जाऊं आगे। ये है क्वेश्चन जेईई एडवांस का, 2012 लिखा है ना, ये एडवांस का क्वेश्चन है। मेरे टाइम पे आया था ये। हाँ हो गया था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आराम से हो जाएगा, देखो करके। देखो पढ़ो पहले, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। लेट अल्फा ए एंड बीटा ए बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये कोई इक्वेशन होता है इस टाइप का, एक्स स्क्वायर, ये क्यूब रूट का दिया हुआ है, इधर स्क्वायर रूट है, इधर सिक्स्थ रूट है। वाह आनंद आ गया देख करके ही देख करके ही चक्कर आ गए। वेयर ए ग्रेटर देन -1, देन लिमिट अल्फा ऑफ ए टेंडिंग टू 0 प्लस एंड लिमिट अल्फा ऑफ ए टेंडिंग टू 0 माइनस। एक में 0 माइनस है, एक में 0 प्लस है। 1 मिनट, लेट्स चेक इट। अल्फा एंड बीटा, अच्छा ये अल्फा नहीं ये बीटा है, दोनों रूट्स है ना, दोनों रूट्स के लिमिटिंग वैल्यू पूछ रखे हैं।
तो दोनों रूट्स अल्फा और बीटा यहाँ से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जब हम लोग अल्फा और बीटा निकाल रहे होंगे यहाँ पर, तो हम लोगों को अल्फा और बीटा किसके टर्म में मिलेगा? ए के टर्म में मिलेगा, मिलेगा ना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इस टाइप का जो कुछ भी हम लोग सोल्व करने वाले, तो ये सारे के सारे किसके टर्म में आएंगे? ए के टर्म में आएंगे। इसलिए ए टेंडिंग टू 0+ दोनों का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। तो सबसे पहले जो भी इरेशनलिटी है उससे बाहर निकालना है इसको, क्योंकि इरेशनलिटी जब तक रहेगी तब तक दिमाग काम नहीं करने वाला सही तरीके से। तो पहले क्या करेंगे? इरेशनलिटी को हटाएंगे। सबसे तगड़ी वाली इरेशनलिटी कहाँ पर है? तगड़ी वाली का मतलब, तगड़ी वाली का मतलब है, जैसे देखो होल की पावर 1/2 है, ऐसे ही 1/6 है, और ऐसे ही 1/3 भी है। अब इसमें किसको हम लोग कुछ मतलब इस तरीके से एज्यूम करें कि सारे के सारे साफ हो जाए, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है ना वो, या फिर सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है, पावर फ्रैक्शनल है तो सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है, उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि उस एलसीएम के आधार पर ही हम लोग मान लेंगे। तो इसमें 2, 3 और 6 एलसीएम कितना है? 6 ही है, इसलिए तो मैंने घेर रखा है। तो ये वाला जो टर्म है ना हमका 1 + 8⁻1/6, इसको हम लोग टी एज्यूम कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। अगर इसको टी एज्यूम कर लिया तो ये t³ हो जाएगा, ये t² हो जाएगा। कैसे? तो ऐसे 1/a, ये हो गया t⁻6। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है कैसे? तो ये 1/3 था, 1/3 करो, t² आएगा, पावर जो है 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? t²। इसी तरीके से 1 + a⁻½ तो हाफ वाला निकालना है, तो t⁻6 × 1/2, तो 2 3 जा 6, तो ये t³ के बराबर आ जाएगा बीच वाला। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है t के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? तो ये हो जाएगा t² - 1 x² प्लस बीच में t³ - 1 × x प्लस t - 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख लिया। यहां तक सब क्लियर? अब हम लोग इस इक्वेशन का अल्फा और बीटा दो रूट है, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी तो निकाला जा सकता है इजीली। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? -b/2a, तो -b/2a लिखो, माइनस नहीं 2a कहाँ, -b/a सम ऑफ रूट है ना, मैं वर्टेक्स का बोल रहा हूँ क्या हो गया, -b/a, तो -b/a लिखा, ये रहा, अपॉन a यानी t² - 1, इसका फैक्टराइजेशन करना है। a³ - b³ का फैक्टराइजेशन करो, क्या हो जाएगा? a - b × a² + b² + ab डिवाइडेड बाई a² - b² का फैक्टराइजेशन a - b × a + b, यही होता था। अब a और b की जगह पे t और 1 है, तो मैं इसको हटा करके t और 1 लिख देता हूँ। तो इसको हटाया, माइनस साइन लगाया, t - 1 × t² + 1 + t, नीचे t - 1 × t + 1, a और b के फॉर्मेट में लिखा और a और b की जगह पे t और 1 था, रिप्लेस कर दिया। तो t - 1 से t - 1 कैंसिल, क्या बचा? -t² + t + 1
डिवाइडेड बाई टी प्लस वन। आ गया। और अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाई ए, सी कितना है टी माइनस वन, डिवाइड बाई ये कितना है टी स्क्वायर माइनस वन। तो टी माइनस वन नीचे, टी माइनस वन इंटू टी प्लस वन, कैंसिल आउट, वन बाई टी प्लस वन। आ गया। अब ध्यान से देखना है, ये ग्रेटर देन माइनस वन क्यों लिखा है, ताकि रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी ना बने। समझ गया ना। अगर रूट्स, ये सब जो स्क्वायर रूट्स और 6 रूट है उनके अंदर निगेटिव क्वांटिटी बन गया तो फिर तो इमेजिनरी वर्ल्ड में घुस जाएंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे सारी चीजें रियल लाइफ में करनी है। और क्या क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखना है। हम लोगों को पूछा क्या है, लिमिट ए टेंडिंग टू 0 प्लस। अगर यहां पर लिमिट 0 प्लस पुट करें तो ये दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, तो लिमिट ए टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएंगी, बोलो। ए टेंडिंग टू 0 प्लस, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ए तो है नहीं, है क्या टी। तो ए टेंडिंग टू 0 प्लस को हम लोग टी टेंडिंग टू क्या लिख सकते हैं, अगर ए इक्वल टू 0 पुट करूं तो क्या होगा, टी इक्वल टू 1 होगा ना। तो यहाँ पर लिमिट टी टेंडिंग टू 1 और ये निकालो, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 डिवाइड बाई टी प्लस 1। माइनस साइन है वो मैं देख रहा हूँ, माइनस साइन बाद में लगा देंगे ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं, तो लिमिट टी टेंडिंग टू 1, डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं। क्या आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, नीचे 2 तो 3/2। इसका मतलब सम ऑफ रूट कितना है, -3/2 के बराबर है लिमिट ए टेंडिंग टू 0 पर। यहां पर t इक्वल टू 1 पुट करने पे 1/2 आ रहा है। अब सम ऑफ रूट -3/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/2, तो -3/2 और 1/2 ये दोनों कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में बन रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखना, -15/2, यहाँ पर -5, यहाँ पर 1/2 बन रहा है, यहाँ पर तो बन ही नहीं रहा। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट से ऑप्शन निकल जाएगा। चाहो तो सोल्व करके देख सकते हो, अल्फा माइनस बीटा निकालना, उसके बाद सोल्व करना, उससे बढ़िया ऑप्शन चेक किया और आगे बढ़ गए। जेईई एडवांस वाले इतने ज़्यादा भी टाइम नहीं देते, ये क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे भी तिगड़मबाजी से कर सको वैसे कर लेना है, क्योंकि इसके आगे भी आधा मिनट का क्वेश्चन और है, और वो उस आधे मिनट में केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन और हो जाएगा। तो सोच लो कैसे करना है, तो टाइम को मिनिमाइज करना है। ऐसा नहीं है कि मेथड नहीं पता, मेथड तो पता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे और सोल्व करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आराम से हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। बट क्यों करना, जब साफ साफ पता चल रहा है एक ही ऑप्शन में, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करोगे। 3 मार्क्स आधे मिनट कम में ही मिल रहे, ले लो ना। सब समझ में आ गया। अगले पे चले। अब स्क्यूज या सैंडविच थ्योरम, अपना दूसरा टॉपिक। इस पर भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं, चलो देखते हैं कैसे होते हैं। स्क्यूज, फॉरेन में स्क्यूज चलता है, बट इंडिया में ज़्यादातर हम लोग सैंडविच ही बोलते हैं। सैंडविच क्यों, खाने पीने के शौकीन है ना हम लोग,
खाने वाली चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए हम लोगों को सैंडविच ही पसंद है। सैंडविच थ्योरम में किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन का लिमिट निकालना हो और वो दो आजू बाजू वाले फंक्शन के बीच में फंसा हुआ हो, समझ गए, फंस गया, तो उस कंसेप्ट के आधार पे हम लोग लिमिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मान लो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स और जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स है, और किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर x की एफ एक्स का लिमिट l है और एच एक्स का लिमिट भी l है, समझ गए। बीच वाला जो फंक्शन है वो तो फंस गया फिर, क्योंकि नीचे से भी लिमिट l आ रहा है, ऊपर वाले फंक्शन जो ज़्यादा फंक्शन है, मतलब जो बड़ा वाला फंक्शन है उससे, उसका भी लिमिट l ही आ रहा है, तब तो ये l और l के बीच में फंस गया। l से कम भी होना चाहिए, l से ज़्यादा भी होना चाहिए, मतलब कुल मिला के कहना क्या चाहते हो l से बड़ा भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए, एक साथ तो हो नहीं सकता, मतलब l ही है वो, है कि नहीं। एक से बड़ा नंबर और एक से छोटा नंबर बताओ, एक से बड़ा या बराबर और एक से छोटा या बराबर, क्या होगा? x इक्वल टू 1 ही होगा ना फिर 1.1 लिखो तब भी दिक्कत, 0.9 लिखो तब भी दिक्कत, नहीं लिख सकते ना कुछ भी, नहीं तो फिर वो एक से बड़ा या बराबर नहीं रह जाएगा, एक से छोटा या बराबर नहीं रह जाएगा। तो कुल मिला करके जब भी इस तरह के का कंडीशन आता है तो x इक्वल टू 1 ही है, लेस देन तो कहीं होल्ड ही नहीं कर रहा। अब ग्राफ से समझते हैं, देखो एफ एक्स ऐसा है, जी एक्स ऐसा है और एच एक्स इस तरीके का है। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो x इक्वल टू सी पर तीनों के तीनों फंक्शन एक पॉइंट पे मीट कर रहे, मतलब तीनों की वैल्यू सेम ही है, समझ रहे, तीनों की वैल्यू सेम ही है। लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू एल, एच एक्स वाले में भी l तो जी एक्स वाले में भी l, तो जी एक्स क्या हो रखा है, एफ एक्स और एच एक्स के बीच में फंसा पड़ा है, मतलब सैंडविच बना हुआ है बेचारा। सैंडविच में क्या होता है, एक ऊपर का लेयर एक नीचे का लेयर और बीच में सारी चीज़ें भरते हैं ना, सैलड और जो कुछ भी है, पनीर और पता नहीं क्या क्या जो भी है, सारी चीज़ें भरते हैं बीच में, वही है ये, बीच में भरा हुआ है बेचारा, ऊपर से बन नीचे से भी बन और दोनों के बीच में सैलड, एच एक्स और एफ एक्स के बीच में जी एक्स, इस टाइप का। तो ये समझ में आ गया, लिखा हुआ है इसको लिख लो बस, और क्या, ग्राफ से समझा ही दिया। लिख दूं, लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू एल, और यही लिमिट x टेंडिंग टू सी बड़ा वाला एच एक्स है, तो ये एच एक्स, और चूंकि जी एक्स दोनों के बीच में फंसा हुआ है इसीलिए लिमिट x टेंडिंग टू सी जी एक्स इक्वल टू भी एल ही आएगा बाई सैंडविच थ्योरम या स्क्यूज थ्योरम। सब क्लियर? क्लियर हो गया या फिर समझ में आया? क्लियर दोनों तरफ से होता है, एक तो कुछ समझ में ही नहीं आया वो भी क्लियर ही बोलते हैं, साफ कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, सब गायब। तो यहाँ पर ये वाला क्लियर तो नहीं हुआ ना किसी का? समझ में आ गया? चलो ठीक है, लिख लिया ना, आगे बढ़ जाओ।
अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के। ये देखो एफ एक्स है जो इन दोनों के बीच में फंसा पड़ा है, x ग्रेटर देन 0। तो पूछा क्या है, x टेंडिंग टू 4 पर एफ एक्स की वैल्यू, तो बाकी दोनों तरफ लगा देते हैं ना। तो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 9। पूछा क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 तीनों में चिपका दो। क्या करना है, चिपका देना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4। और चिपकाने पे ये पता चलेगा कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में वैल्यू सेम आ रही है। ध्यान से देखो, 4 4 जा 16 माइनस 9 7, यहाँ पर यहाँ पर भी 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16, ये तो खत्म हो गए, लिखा क्यों था फिर मजे के लिए। 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16 गायब, बचा क्या 7। अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 एफ एक्स, ये 7 और 7 के बीच में फंसा हुआ है क्या हुआ है, फंसा हुआ है। तो 7 और 7 के बीच में फंसा हुआ है, तो इसकी वैल्यू खुद भी तो 7 ही होगी। आ गया ना सैंडविच थ्योरम, कितना बढ़िया थ्योरम है, फंसा फंसा करके आंसर निकाल देता है। ठीक है, हुक की तरह फंसाया निकाल लिया। तो ऑप्शन बी बॉम्बे करेक्ट है। अब नेक्स्ट ये लो, GIF और FPF आ गया, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इन सब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों का इतना तो पता है ना कि किससे बड़ा लिख सकते हैं और किससे छोटा लिख सकते हैं। सैंडविच थ्योरम में यही तो करना है, कुछ लेस देन इक्वल टू, कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू पता है ना या नहीं पता है। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 तक हो सकता है, तो इसको 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा लिख देना है। वहां पर ये x से तो छोटा होगा और x माइनस 1 से बड़ा होगा। कैसे, देखो ऐसे, ये मान लो कि 1.2 है, तो 1.2 का GIF कितना होता है, 1 होता है ना। 1.2 से तो छोटा ही होगा, और -1 करो तो 0.2 से बड़ा होगा ना। बोलो बोलो, होगा, हाँ। 1.8 ले लेना, 1.8 हो जाएगा, इधर 0.8 हो जाएगा, बीच में तो बन ही रहना है। 0.2 तो 0.2 ले लो, इसमें एक घटाओ -0.8, बीच में 0, GIF तो 0 ही होगा इसका, लेस देन 0.2 है, सब ठीक है ना। इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोगों को जैसे जैसे काम पड़ेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाई x है दोनों में, तो क्या करेंगे, तीनों में x से डिवाइड करो। ठीक है, तीनों में x से डिवाइड करो, तो डिवाइड बाई x क्या हो जाएगा, इधर 0 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई एक्स लेस देन 1 बाई एक्स, इधर भी x माइनस 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू GIF अपॉन x लेस देन इक्वल टू x बाई एक्स। ये तो x बाई एक्स 1 ही हो गया ना। अरे कैंसिल कर सकते हैं यार, देखो ये तो 1 ही हो जाएगा। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी,
लगा दो फिर सब में लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0/x लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइड बाई एक्स लेस देन ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x। ये क्या है 0/∞ 0 लेस देन इक्वल टू अपना जो रिक्वायर्ड मटेरियल है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/x और यहाँ पर 1/∞ ये भी 0 1/, बहुत बड़ा सा नंबर क्या होगा बहुत छोटा नंबर मतलब 0 के बराबर लगभग। तो ये 0 और 0 के बीच में फंस गया ना, 0 से बड़ा भी होना चाहिए 0 से छोटा भी होना चाहिए। 0 से बड़ा और छोटा क्या हो सकता है एक साथ 0 ही हो सकता है। तो ये किसके बराबर आ गया अपना आंसर 0 के बराबर। और वैसे भी पता चल रहा है क्या पता चल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 0 1 से बाहर नहीं जा सकता, नीचे ही इन्फिनिटी है। तो 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू लोगे तो छोटा रहेगा, ये बहुत बड़ा नंबर है इन्फिनिटी है। तो 1/∞ करें तब भी 0, 0.2/∞ करें तब भी 0, तो ये तो 0 ही आना था है ना। ये कितना आना है ये 1 आना है क्योंकि एक तरफ 1 आ चुका है दूसरी तरफ 1 ले आएंगे। देखो कैसे लाएंगे, लिमिट लगाओ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी x माइनस x/x लेस देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी GIF/x और ये तो 1 ही रहने वाला है। लिमिट लगाओगे तब भी 1, ना लगाओ तब भी 1। पहले से ही 1 है तो लिमिट लगा के क्या कर लोगे, कुछ नहीं। अब देखो जब भी ये पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल रहता है तो डिग्री देख लेते हैं सेम है ना, डिग्री सेम रहता है तो जो भी मैक्सिमम डिग्री वाला मतलब मैक्सिमम पावर वाला जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो ले लेते हैं। यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 तो 1/1 कितना होगा 1 लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी GIF डिवाइड बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब लो 1 और 1 के बीच में कौन सा नंबर होता है बताना, 1 ही होता है। बीच में क्या है इक्वल टू होता है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी GIF/x, ये कितना आ गया 1 के बराबर। बस यही दोनों आंसर है, डब्बे में बंद। 2 क्वेश्चन थे दोनों एक साथ सोल्व हो गए। फील आ गई ना सैंडविच थ्योरम की। खाना अभी कहाँ से मंगवाऊँ, कोई नहीं खा लेना, खाएंगे सैंडविच भी खाएंगे। डन। चलो लिख लो हो गया। चलो अब अगले पे चलते हैं। आगे क्या क्या हिसाब किताब है। अब ये रहा लॉग वॉग सब आ गया, अब तो GIF है लॉग भी है, वाह क्या क्वेश्चन। पहले GIF, एक मिनट वाइट वाला ही ले लेता हूँ। पहले तो GIF को कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लिखोगे ऐसे। अब इसका लॉग ले लो, मतलब तीनों में लॉग लेना है तो टेक लॉग। अब लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ GIF ऑफ x लेस देन
log x। अब क्या करना है, डिवाइड बाई x करना है, क्योंकि नीचे x है, तो डिवाइड बाई x कर लो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं और लेस देन इक्वल टू वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला लिखते हैं कंडीशन। उसके बाद जैसे जैसे बनाना होता है वैसे वैसे बनाते जाते हैं। लॉग आ गया ऊपर, लॉग बीच में चाहिए, तीनों में लॉग ले लो। नीचे x है, तीनों में डिवाइड कर दो x से, बस डिवाइड बाई x। बस एक्सप्रेशन बना लो बीच में और साइड में भी, उसके बाद लिमिट लगा देना जो भी रहेगा चढ़ा। तो log x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स लेस देन इक्वल टू log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन x लेस देन log x बाई एक्स। अब लिमिट है तो लिमिट लगाना पड़ेगा। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स लेस देन लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log ऑफ GIF डिवाइड बाई x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x बाई एक्स। अब इन्फिनिटी, ध्यान से, log इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, यहाँ भी log इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। क्या हो रहा है ये, log इन्फिनिटी क्या है, इधर देखो, log इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया, इधर भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया ना। क्या करोगे बताओ, 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी रहता था तो लॉप्टर लगाते थे, लॉप्टर लगा देते हैं। फिर इतना क्यों सोचो ना, लॉप्टर लगाने के लिए लॉप्टर लगाओ, बस 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दिखा, लॉप्टर लगाएंगे, तो लॉप्टर लगाओ, लॉप्टर लगाए के स्टार्ट हो जाए। तो log ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, नीचे x का डिफरेंशिएशन 1, तो उसको लिखने का जरूरत ही नहीं है। बीच में जो है वही है ग्राफ, तो अब किसी काम का नहीं, वो तो देखना था बस कि इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी जा सकती है। लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां भी 1 बाई एक्स ही रहेगा। अब इन्फिनिटी पुट करो, 1 बाई इन्फिनिटी कितनी होगी, 0, और ये रहा, हाँ ठीक है, इक्वल टू नहीं छोड़ना है, log GIF ऑफ x अपॉन एक्स, 1 बाई इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस 1 था, इन्फिनिटी ही तो है, इन्फिनिटी में से एक घटाओगे जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, इन्फिनिटी कितना है पता नहीं, लगभग उतना ही रह जाएगा। अब समुद्र में से एक बूंद जल निकाल लोगे, मतलब वाटर निकालोगे एक ड्रॉप, तो क्या होना, कुछ नहीं होना, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो अरे यार ये 1 बाई इन्फिनिटी 0 होगा, तो ये क्या होगा, अपना रिक्वायर्ड जो वैल्यू है यानी कि लिमिट, वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। 0 से बड़ा, 0 से छोटा, यानी कि 0 के बराबर, क्योंकि 0 से बड़ा और छोटा सिर्फ 0 ही हो सकता है एक साथ देखा जाए तो, या बराबर। स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, फिर यहाँ जाना है, पहले इधर छापो फिर उधर छापो। छाप लिया,
डन। चलो अब अगला सवाल, ये अगला सवाल काफी अजीब लग रहा है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फिर 2x का GIF, 3x का NX तक, ये क्या है, कैसे करोगे? तो इसमें अलग अलग लिख करके जोड़ना होगा, सारे टर्म को अलग अलग लिखना पड़ेगा। बाइनोमियल में एक पढ़ा होगा तरीका, लिखते थे कैंसिल आउट होता जाता था, फिर लास्ट में जो बचता था शुरुआत वाला का सेकंड टर्म और लास्ट वाले का पहला टर्म, उसको ऐसे लिखते थे। उसी तरीके से इसमें भी करना होगा, बट इसमें कैंसिल आउट नहीं होगा, कुछ भी कैंसिल मत कर देना, बस इसमें उस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं GIF ऑफ x से छोटा और x माइनस 1 से बड़ा, GIF ऑफ 2x से छोटा और 2x माइनस 1 से बड़ा। ऐसे ही 3x से छोटा, 3x माइनस 1 से बड़ा। इक्वल टू लगाना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सैंडविच थ्योरम के लिए। अब nx, तो nx का GIF nx से तो छोटा या बराबर होगा और nx माइनस 1 से बड़ा या बराबर होगा, कुछ ज़्यादा ही मिट गया। nx माइनस 1 लेस देन इक्वल टू। अब इनको ऐड करो, एडिशन है ना, ऐड कर दो तीनों साइड। यहाँ पर देखो x, 2x, 3x, x कॉमन आ रहा है सब में, ले लेते हैं कॉमन, और 1 से लेकर के n तक ऐड होगा, तो 1 प्लस 2 प्लस इस तरीके से n तक इंटू x। सही है। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 n टाइम्स, तो यहाँ पर माइनस n लेस देन इक्वल टू ये बीच वाली रिक्वायर्ड क्वांटिटी GIF ऑफ x, GIF ऑफ 2x प्लस GIF ऑफ 3x प्लस सो ऑन GIF ऑफ nx। किससे छोटा या बराबर, इससे छोटा या बराबर। तो यहाँ पर माइनस 1 था ना, इस कॉलम को हटा दो, बाकी यही चीज चिपकाना है उधर। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n तक और x कॉमन हो गया। अब इसका देखो, चाहिए क्या, n स्क्वायर डिवीजन में चाहिए ना, डिवाइड बाई n स्क्वायर, डिवाइड बाई n स्क्वायर, तीनों में n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो इसको सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स कितना होता था, n इंटू एन प्लस 1/2, तो इसको डायरेक्टली लिख ही लेते हैं, साथ के साथ कैलकुलेशन भी हो जाएगा। माइनस n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो लेस देन इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2 अपॉन n स्क्वायर इधर x। अब ध्यान से देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट भी लगा दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ भी लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो जब भी इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आता था, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वाले, तो उसमें क्या करते थे, डिग्री देखते थे। क्या देखते थे, डिग्री। अगर सेम डिग्री है पॉलिनोमियल की ऊपर नीचे, तो कोफिशिएंट का रेशियो हो जाता था। तो यहाँ पर वही है, बिल्कुल है। डिग्री क्या है बताओ, n स्क्वायर, नीचे भी n स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी ऊपर भी 2 डिग्री का, नीचे भी 2 डिग्री का, तो बस n स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो ले ले, बिल्कुल एकदम वही करना है। n स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, हाफ, यहाँ पर 1, तो हाफ अपॉन 1 हाफ हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एज इट इज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हाफ है, तो इधर भी हाफ आएगा, और बीच में तो अपना पूरा यही छापना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी GIF ऑफ x 2x, इसी तरीके से nx डिवाइड बाई n स्क्वायर। सॉरी,
अब 1/2 और 1/2 के बीच में फंस गया अपना लिमिट, वैल्यू क्या होगी 1/2, नहीं x भी तो मल्टीप्लीकेशन में है, x भी मल्टीप्लीकेशन में है तो 1/2 नहीं x होगा, ये यहाँ भी x है ना, तो x/2 आ जाएगा इसका। x यहाँ पर वेरिएबल नहीं है क्योंकि हम लोगों का लिमिट किस में है n में, तो x इसमें कांस्टेंट का काम करेगा, n² x, वो भूल गया था मैं, x/2 है, x भी तो मल्टीप्लीकेशन में है दोनों साइड, तो इसका लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा x/2। समझ गए? कैसा लग रहा है ये? बढ़िया। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये कैसा है, ये ऐसा है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो हम लोग ऐसे ही कर लें थोड़ा सा बुद्धि चला के बुद्धि से कैसे चलाना है, x3 जीरो के आसपास जो भी रहेगा जीरो ही बनेगा नहीं, और साइन जो है ये -1 से 1 के बीच में रहेगा, -1 से 1 के बीच में किसी भी नंबर से जीरो को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, जीरो को किसी फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है। तो इसका आंसर तो हम लोगों को पता चल गया जीरो, बट सैंडविच थ्योरम से करना है इसको, समझ गए? बस चुटकियों में आ गया ना, आधा मिनट भी नहीं लगा, गायब, आधे मिनट में साफ, आधा मिनट में कहाँ लगा, 5 सेकंड में खत्म हो गया ये, हो गया ना है? हवाइयाँ उड़ रही है अरे देखो जीरो का क्यूब जीरो ही होगा, साइन 2/x चाहे कुछ भी कर लो, -1 से 1 के अलावे और कहीं भी जा सकता है, ये नहीं जा सकता। साइन के अंदर कुछ भी पुट करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, -1 से लेकर के 1 तक ही मिलेगा। ये फाइनाइट हो गया, इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, बस। लेकिन हम लोगों को करना तो कुछ और, तो करते हैं। साइन 2/x इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी, x³ से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लो, जो लाना है वो लेके आएंगे, मल्टीप्लाई बाई x³, चाहे उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़े या डिवाइड करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है चलेगा, ठीक है। प्यार में और जंग में सब चलता है, तो यहाँ पर भी लिमिट्स में सब चलता है, ठीक है, सब चलाएंगे। x³ से मल्टीप्लाई करो तो इधर हो जाएगा x³ माइनस साइन के साथ, यहाँ पर हो जाएगा x³ साइन 2/x और यहाँ पे x³ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लगा दो लिमिट तीनों में, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस x³ लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो x³ साइन 2/x लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो x³। अब यहाँ पर जीरो पुट करना, क्या हो जाएगा लिमिट इसका, जीरो, तो ये जीरो लेस देन इक्वल टू, छापते जाओ बस, लिखना है, समझना तो कुछ है ही नहीं समझने का जरूरत ही नहीं है, क्या करोगे इसमें, जीरो पुट किया जीरो आ गया, इधर भी जीरो पुट किया जीरो आ गया, अब क्या करना है, सैंडविच खाओ, मतलब सैंडविच थ्योरम से जीरो हो गया ही।
क्या नाम अनसुना है बट क्वेश्चन इजी है। वाह, क्वेश्चन इजी तब है जब सब के सब छाट करके दे रखे हैं, मिक्स करके दूंगा तो फिर छाटने पड़ेंगे खुद से, मिक्स करके दूंगा तो छाटने पड़ेंगे खुद से। बस क्वेश्चन ही सिलेक्ट करना या छाटना मेन चीज़ है लिमिट्स में। अगर तुमने क्वेश्चन को पहचान लिया ना कि कैसा है तो आराम से हो जाएगा। अगर पहचान में नहीं आया तो भाई साहब वाट लगा देगा। इसलिए क्वेश्चन पहचानना जरूरी है लिमिट्स में। और सारे के सारे मिक्स कर दिए कंसेप्ट तब तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो क्वेश्चन पहचानना जरूरी है बस, बाकी हो तो बहुत इजीली जाएगा। लिमिट्स से इजी कोई है ही नहीं चैप्टर। कैलकुलस का सबसे इजी पोर्शन यही, बट उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा पहचानने आना चाहिए क्वेश्चन, और उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना। सीट में इसका क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में बहुत सारे होंगे, इसमें सब में कर लेना। सेक्शन बी में है 1 से लेकर के 8 तक, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में 1 से लेकर के 14 तक। आगे बढ़ूं? अब ये रहा। अब ये तो ऐसे ही हो जाएगा, साइन का कुछ भी कर लो कुछ नहीं होना है, -1 से 1 के बीच में रहेगा। क्या चाहिए फिर? पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है, आंसर इसका 2 लिख दिया हमने। निकाल लेना, निकाल लोगे ना? बिल्कुल निकाल लेंगे। इजी है। sin 3x का वैल्यू चाहे कुछ भी कर लें हम लोग अंदर, आउटपुट में तो -1 से 1 ही रहने वाला है, और यहाँ पर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो सीधा x² से डिवाइड कर दो। x² से डिवाइड कर दोगे तब ऊपर 2 नीचे 1, बाकी सारे के सारे 0 को टेंड हो जाएंगे, तो इसका आंसर तो 2 ही आने वाला है। और सैंडविच थ्योरम से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। sin 3x को लिखना -1 से 1 तक, माइनस साइन मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे तो रहेगा तो यही, बट पता है क्या होगा? माइनस साइन मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 1, वो बनेगा -1, तो -1 से बड़ा ऐसे लिखेंगे। ये वाला माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये वाला इधर आया है और ये वाला इधर आ जाएगा 1 बन करके, समझे? देखो 1 है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो सबसे छोटा बनेगा ना, तो वो इधर पहुंच गया, ये 1 बन गया, पॉजिटिव हो गया ना माइनस साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये सबसे बड़ा बना, तो उधर बन गया, उधर चला गया। अब क्या करना है? 2x² ऐड करना है, तो 2x² ऐड कर दो, 2x² -1, यहाँ पर 2x² माइनस साइन 3x, और यहाँ पर 2x² + 1। न्यूमरेटर डेवलप हो चुका है। अब x² + 1 से x² + 10 से डिवाइड करना है, तो x² + 10 से डिवाइड कर दो। क्या किया? ऐड 2x²। अब क्या करेंगे? डिवाइड बाई x² + 10। हम लोगों को जो एक्सप्रेशन चाहिए, चलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, जैसा एक्सप्रेशन चाहिए वैसा बनाते जाएंगे, बस जोड़ करके घटा करके मल्टीप्लाई करके जो करना है करो, लेकिन बनाओ वैसे। तो ये डिवाइड किया। अब क्या किया? डिवाइड 2x² - 1 x² + 10 लेस देन इक्वल टू 2x² माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई x² + 10 लेस देन इक्वल टू 2x² + 1 डिवाइड बाई x² + 10। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, चिपकाओ हर जगह, चिपक गया, यहाँ भी चिपकाओ, बीच में भी चिपक गया, राइट साइड में चिपकाओ,
ये भी चिपक गया। चिपकाने के बाद पॉलिनोमियल पर पॉलिनोमियल डिग्री बराबर है, डिग्री बराबर है तो हाईएस्ट डिग्री जहाँ पर भी है उसका रेशियो लेना है, तो 2/1 बीच में यही रहेगा, इधर भी 2/1 यानी कि 2/1 है ना, 2/1 का मतलब 2, बीच में यही लिखना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x² माइनस साइन 3x अपॉन x² प्लस 10, क्या आ जाएगा आंसर? 2, 2 और 2 के बीच में 2 आ जाएगा। यही चीज तो मैंने पहले भी कहा था ना, सीधा सीधा साइन 3x तो है ही नहीं कुछ भी इन्फिनिटी के सामने, -1 से 1 के बीच में रहेगा, 2/1 हो गया, खत्म। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब इसके आगे तो लिख लोगे ना, लिमिट दिस इक्वल टू 2, ये पूरा का पूरा जो भी मसाला है ये इक्वल टू 2 लिखना है बस आंसर के रूप में। लिख लो, यहाँ पर लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x² माइनस साइन 3x डिवाइड बाई x² प्लस 10 इक्वल टू 2। ये रहा अपना डब्बे में घेरा हुआ आंसर। ठीक है, पैक हो गया मिठाई, घर लेके जाना है ले जाओ। ये रहा आंसर। डन या नॉट डन? आंसर लिख रहे, लिखो लिखो। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल, ये है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का सवाल। 10th में होता था ना LOTS HOTS उस टाइप का। इसमें देखो, इसमें न्यूमरेटर भी अलग अलग हो रहा है, डिनोमिनेटर भी अलग अलग हो रहा है। कराना क्या चाहते हो बच्चों की, जान लोगे? ख्याल आ रहा है ना? पता नहीं क्या कराना चाहता है इसमें। अब ध्यान से देखो, ज्यादा कुछ नहीं कराना चाहता। ये जितने भी डिनोमिनेटर है ना, किसी से तो कम होंगे और किसी से हमेशा ज्यादा भी होंगे, समझ रहे हो? तो डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो। डिनोमिनेटर अगर सबसे छोटा हो, इंग्लिश में ही लिख देता हूं, स्मॉलेस्ट। अगर डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा तो नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट। ठीक है ना? तो नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। और अगर डिनोमिनेटर लार्जेस्ट हो गया तो एक्चुअली नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। समझ गए? लार्जेस्ट वाले किधर लिखने हैं? राइट साइड में। लार्जेस्ट वाले राइट साइड में। तो लार्जेस्ट के लिए डिनोमिनेटर होना चाहिए स्मॉलेस्ट। सबसे स्मॉल डिनोमिनेटर ये रहा, है ना? तो सबसे स्मॉल डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर हम लोग सेम रखेंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो हम लोग न्यूमरेटर को ऐड नहीं कर पाएंगे। और इतने सबका एलसीएम ले करके, और खुद सोचो, इतने सबका एलसीएम लोगे तो एक टर्म तो रहेगा ऐसे ही, ये तो कैंसिल आउट होगा एलसीएम के साथ, बट इतने सबका मल्टीप्लिकेशन, समझ लो, मामूली बात तो नहीं है। नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता, और हम लोग कंप्यूटर तो नहीं है ना तो हम लोग न्यूमरेटर को सेम कर लेंगे, तभी तो सैंडविच थ्योरम लगेगा। तो 1 प्लस एन स्क्वायर, हर जगह इधर डिनोमिनेटर सेम रखना है, और न्यूमरेटर वेरी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें न्यूमरेटर तो जोड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। अब ये 1/1/x², यहाँ पर 2/2 प्लस एन स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे n लिख दिया। न्यूमरेटर को जैसे जैसे न्यूमरेटर वैसे वैसे सजा के रख दिया। तब भी देखा जाए तो 1/, ये बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2/n² प्लस 2, 2/1 प्लस n², ये डिनोमिनेटर छोटा है ना, तो ये नंबर बड़ा होगा, इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड। यहाँ पर देखो n² प्लस 1 ये बड़ा है,
डिनोमिनेटर, मतलब ये नंबर छोटा होगा इससे। सेटिस्फाइड? अब क्या करना है, इधर सारे के सारे छोटे नंबर लिखे जाएंगे, उसके लिए सबसे बड़ा डिनोमिनेटर चाहिए। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर ये रहा, एन स्क्वायर प्लस एन। तो इधर सब जगह एन स्क्वायर प्लस एन लिखना है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर सेम रखेंगे ताकि ऊपर वालों को, मतलब न्यूमिनेटर को ऐड कर सके। अब जैसे जैसे न्यूमिनेटर में चेंजिंग हुई है वैसे वैसे चिपका दो, 1 2, इधर एन, जैसे इधर किया था वैसे इधर किया। अब ध्यान से देख लो, डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो ये छोटा होगा ना इधर वाला, इधर से, क्योंकि न्यूमिनेटर मैंने सेम रखा है, तो बस डिनोमिनेटर से फर्क पड़ेगा। डिनोमिनेटर इधर सबसे बड़ा है तो इधर वाले सारे के सारे नंबर इन सब नंबरों से छोटे होंगे। बस अब क्या करना है, ऐड कर ले। तो देखो ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन तक। न्यूमिनेटर में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन तक ऐड, नीचे तो एन स्क्वायर प्लस एन ही रहेगा। ये पूरा का पूरा इधर 1/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस ऐसे ही चलता चला जाएगा एन प्लस एन स्क्वायर डिनोमिनेटर में, लेस देन इक्वल टू इधर का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन तक, नीचे 1 प्लस एन स्क्वायर। अब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओ, तो इधर लगा देता हूं। ये तो समझाने के लिए था, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाया, ऊपर क्या बनेगा, n इंटू एन प्लस 1/2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस n लेस देन इक्वल टू अपना जो अभीष्ट है, अभीष्ट का मतलब रिक्वायर्ड क्वांटिटी, ये वाला पूरा का पूरा जो भी 1/1 प्लस एन स्क्वायर डॉट डॉट इधर n डिवाइडेड बाई n प्लस एन स्क्वायर। ये किससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है, इधर भी पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल, इधर भी पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल, डिग्री चेक करो दोनों का सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बिल्कुल सेम है, ऊपर भी एन स्क्वायर नीचे भी एन स्क्वायर। तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे। तो न्यूमरेटर में कोफिशिएंट क्या है एन स्क्वायर का, 1/2 है ना, नीचे क्या है 1, लिखने का जरूरत ही नहीं, लेस देन इक्वल टू अपना जो रिक्वायरमेंट है वो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर, 2 डिवाइड बाई 2 प्लस एन स्क्वायर, और ऐसे ही चलता चला जाएगा n डिवाइड बाई n प्लस एन स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू इधर भी वही चीज़ है, यानी कि 1/2। वैसे भी सैंडविच लगाना है, सैंडविच लगाना है तो लेफ्ट और राइट में सेम दिखाना है। तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस एन स्क्वायर 2/2 प्लस एन स्क्वायर, ऐसे ही चलता चला जाएगा, इक्वल टू 1/2 हो जाएगा लिमिट। और ये हमारा आंसर आ चुका है मैदान में। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/2। समझ में आया बढ़िया से, एकदम मस्त या खूबच मस्त, खूबच मस्त ही होना चाहिए। लिख लो, कुछ अच्छा सीखने को मिला नया और इजी तरीके से।
मज़ा आया क्लास में? मज़ा आया तो फिर इसको जितना फैला सकते हो फैलाओ, लाइक सब्सक्राइब शेयर, जितना स्प्रेड करो उतना भला होगा सबका। बस भला करते जाओ, मतलब लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहो बस। थैंक यू। और जो भी आज पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करना 15-20 मिनट दे करके, तो अच्छे से कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा, ज़्यादा देर तक रिटेन भी रहेगा। मतलब 2 से 3 महीने तक रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अगर समझ के कर रहे हो मैथ को तो। ठीक है, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो लाइफ। थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है ये नहीं कि बस एंजॉय ही करनी है। तो बस इतना ही। थैंक यू।